मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभम् वन्दे तद्गुणलाभम् मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भीतर और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ 5वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। अजीव तत्व का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। 5 प्रकार के जो अजीव तत्व हैं, साथ में जीव की भी चर्चा अभी तक तो आई रही है। अजीव की मुख्यता से कह रहे हैं, इसका मतलब है अजीव भी उसमें शामिल है। जीव को छोड़ के तो कहाँ जाएंगे, जीव के बिना बात कैसे होगी, तो जीव की बात तो होगी ही होगी। तो पहले सब द्रव्यों का थोड़ा स्वरूप, उनकी प्रदेशों की संख्या, द्रव्यों की संख्या, परस्पर में उनका निमित्तपना, ये सारी चर्चा करने के बाद अब थोड़ा सा पुद्गल द्रव्य की अलग से विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि पुद्गल किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं। बोलिए आप। जिसमें स्पर्श रस गंध गुण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। ठीक है। अजीव द्रव्य किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं। रश्मि जी, आवाज चालू करिए, बंद में आवाज कैसे आएगी। जिसमें अधर्म आकाश काल ये पाए जाते हैं अजीव द्रव्य। मैं अजीव द्रव्य कौन से हैं नहीं पूछ रही, परिभाषा पूछ रही हूँ, अजीव द्रव्य किसे कहते हैं। अजीव द्रव्य मेरे को तो ये याद है। रेणु जी लोहारिया। परफेक्ट नहीं आती है जो बोलिए क्या 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 बता सकते हैं। जिसमें जानने और देखने का गुण ना हो वो अजीब। हाँ यही तो है परफेक्ट, उसे अजीब कहते अच्छा, हैं। जो जानता देखता नहीं है वो अजीब है, जो जीव नहीं है वो अजीब है। अजीब नहीं है अजीब। मुझे तो बस ये देखना था कहीं ऐसा ना कह दें कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे अजीब कहते हैं। ये परिभाषा बताने वाले थे कोई, तो कौन बताएंगे। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे अजीब कहते हैं, ये परिभाषा सही है क्या। अगर ये परिभाषा बनाएंगे, मना तो कर रहे हैं आप लोग, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर अजीब की ये परिभाषा बनाई कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे अजीब कहते हैं, तो दिक्कत क्या आएगी। नूतन जी। मैम, जैसे कि अजीब तो अजीब द्रव्य तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल वगैरह हैं, तो उनमें नहीं है ये सब गुण जो है ये।
वर्ण वगैरह का और ये स्पर्श का, धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य में, ठीक है आपकी बात। पुद्गल में है ये सब गुण जो हाँ, है। तो बात एकदम सही है, लेकिन थोड़ा उसको दम से बोलिए। जी। ठीक है, बात अच्छी है, सही है जवाब। बोलिए सरिता जी। अजीव जैसे धर्म अधर्म आकाश ये सब भी अजीब है, लेकिन वो पुद्गल नहीं है। इसमें स्पर्श रसगंध, इसमें वो स्पर्श तो इन्होंने रसगंध बोला वर्ण नहीं। था, इन्होंने तो बोला था कुछ एक लाइन और, मैंने कहा ना दम वाली बोलिए। उसमें ज्ञान चेतना भी नहीं है अजीव में। बोलिए शशि जी। यदि हम इसको पुद्गल मानेंगे, रूपी मानेंगे, तो फिर पांचों द्रव्य और भी रूपी हो जाएंगे। उत्कल जैसे नहीं, हम हमने हमने कहा है ये, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे अजीव कहते हैं। अब इसके आधार पे बताइए। अगर हम उसको अजीब कहेंगे ना, तो जो द्रव्य अजीब है फिर वो भी पुद्गल की गिनती में आ जाएंगे। हाँ, या तो ऐसे ले लीजिए, ठीक है। देखो, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे अजीव कहते हैं, यदि ये परिभाषा बनाएंगे तो अजीव द्रव्य अकेला पुद्गल ही निकलेगा। अभी अजीव में कितने द्रव्य हैं? 5 द्रव्य अजीव है ना। और हमने ये परिभाषा बना ली कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे अजीव कहते हैं। तो बस स्पर्श रस गंध वर्ण तो किस में पाया जाता है? अकेला पुद्गल में। तो एक ही द्रव्य अजीव होगा, तो या तो धर्म धर्म आकाश काल वो जीव हो जाएंगे, या फिर धर्म धर्म आकाश काल को भी पुद्गल ही मानना पड़ेगा, वो द्रव्य ही नहीं बच पाएंगे। अगर हमने ये परिभाषा बना दी कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे अजीव कहते हैं, तो ये परिभाषा में क्या दोष आएगा? ये दोष आएगा कि अकेला पुद्गल ही अजीव द्रव्य ठहरेगा, बाकी के द्रव्यों को कहाँ रखेंगे? जीव वो है नहीं, अजीव अकेला पुद्गल है। अब उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जीव अजीव का मिक्सचर कहेंगे कि उभय कहेंगे कि अनुभय कहेंगे, क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो तो है पुद्गल, और जो ज्ञान दर्शन चेतना से रहित है वो द्रव्य कहलाते हैं अजीव। ये दोनों में, दोनों शब्दों में डिफरेंस होना चाहिए, वरना हम क्या कहीं भी घुसा देते हैं, अजीव को पुद्गल, पुद्गल को अजीव, ऐसा कर देते हैं कुछ भी। तो दोनों में अंतर है। अजीव बोलने से 5 द्रव्य शामिल होते हैं, पुद्गल बोलने से अकेला पुद्गल द्रव्य उसमें शामिल होता है। ठीक है, ये सब कल अपन ने चर्चा की थी। फिर पुद्गल की पर्यायों की चर्चा अपन कर रहे थे। सूत्र नंबर 24 है। एक बार सूत्र का पाठ करते हैं। शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। पुद्गल की 10 पर्यायों की चर्चा यहाँ की है, जिनको हम पुद्गल स्वीकार करने में, समझ लो, हमको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हम मानते नहीं हैं जिनको पुद्गल रूप से, तो उसको यहाँ विशेष रूप से बताया है। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्युत। ठीक है, उद्योत वंतस्य यानी इन पर्याय, वंतस्य यानी वाला, जैसे पीछे कहा था ना स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः, मतलब उस वाला। तो ये पुद्गल भी इन पर्यायों वाला होता है। तो एक एक को देखते हैं यहाँ से। अ, अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में 218 नंबर का पेज है। पढ़ते हैं यहाँ से। तात्पर्य यह है कि ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। अब एक एक को ले रहे हैं। शब्द, शब्द किसे कहते हैं? यहाँ सीधा शब्दों के प्रकार बताए हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमको आती हैं, लेकिन हमको उनकी परिभाषा नहीं आती, जिससे किसी वस्तु का अर्थ ख्याल में आता है, जो किसी वस्तु को बताते हैं, जो किसी, मतलब जो अर्थ लिए हुए होते हैं ना, शब्द उसे ही कहेंगे ना, कि जिसमें कोई ना कोई अर्थ छिपा होता है। तो जिससे जो कोई अर्थ को बताता है उसे शब्द कहते हैं। भाई, शब्द वो बनेगा ना कि जिससे कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकल रहा होगा, ऐसे कुछ भी
क मिला लिया तो कोई शब्द नहीं बना, ऐसा जैसे नहीं। इसकी परिभाषा ऐसे हो जाएगी ना कि वर्ण और व्यंजन के सार्थक समूह को अर्थ शब्द कहते हाँ हैं। हाँ, वो व्याकरण के हिसाब से कह सकते हैं, स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूह को। हाँ, तो जब व्यंजन मैंने पूछा था शब्द। तब आपको हाथ खड़ा करना चाहिए था ना, बतानी चाहिए थी। वो खड़ा कर। वो कौन से नहीं, सुने? स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूह को, ये परिभाषा है बिल्कुल अच्छी। जैसे दूसरी परिभाषा भी तो बोलते हैं ना, जो कान से सुना जाए। हाँ, वही कह रही थी मैं, कान से सुने जाए। हाँ, जो हाँ, कान जो से कान सुना से जाए सुने जाए शब्द बोलते उन्हें हैं। शब्द कहते हैं। लेकिन हम्म। कान से सुने जाए शब्द है, मुंह से बोले जाए, हाथ से लिखे जाए, वो भी तो है। हाँ, वो तो है, लेकिन इसलिए अभी इंद्रिय के विषय के हिसाब से कहते हैं, तब कान से सुने जाए की बात करते हैं। लेकिन इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, जो हम कहेंगे ना कि जिससे कोई सार्थक अर्थ सहित जो वर्ष मतलब अक्षर हैं, सार्थक अक्षरों के समूह को, जो स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूह को अक्षर शब्द कहते हैं। तो अब वो चाहे सुनने वाला हो, चाहे बोलने वाला हो, चाहे लिखने वाला हो, वो सारे उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये जो शब्द है, ये शब्द दो प्रकार के होते हैं, भाषा रूप और अभाषा रूप। शब्द दो प्रकार के होते हैं। ऐसा लग रहा है कोई हमको एलकेजी यूकेजी में बिठा दिया है क्या, शब्द कितने प्रकार के होते हैं सिखा रहे हैं। लेकिन हम नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। शब्द दो प्रकार के होते हैं, भाषा रूप और अभाषा रूप। तो भाषा रूप क्या है? देखिए, यहाँ मनुष्यों के व्यवहार में आने वाली अनेक बोलियां अक्षर रूप भाषात्मक शब्द हैं, और पशु पक्षियों वगैरह की टेटे में अनक्षर रूप भाषात्मक शब्द हैं। देखो, शब्द पहले दो प्रकार के, भाषा रूप और अभाषा रूप। अब जो भाषा रूप शब्द हैं, वो भी, भाषा रूप का मतलब है कि जो बोली रूप से बोला जा रहा है ऐसा, तो वो अ, भाषा रूप शब्द है। और भाषा रूप शब्द भी अब दो प्रकार का है, अक्षर रूप और अनक्षर रूप। तो अक्षर रूप जो है वो मनुष्यों की जो बोलियां होती है वो अक्षर रूप होती हैं, और पशु पक्षियों वगैरह की जो भाषा है वो अनक्षरी, अक्षर रहित, निरक्षरी, ऐसा उनको कह सकते हैं। मतलब जितनी भी हमारी जो हम बोल रहे हैं, ये हमारी भाषाएं हैं। चाहे हिंदी बोले, चाहे इंग्लिश बोले, मराठी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, जो भी है, तो ये भाषा रूप है। और पशु पक्षी बोलते हैं, वो किस में बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं। यहाँ अपने राजस्थान के तो पशु पक्षी राजस्थानी में बोलते होंगे, गुजरात में चले जाते होंगे तो गुजराती के बोलते होंगे, और जो वहां वाले होते होंगे, चिड़िया तोता मैना, इंग्लैंड में, वो इंग्लिश में टैटा मैमे करते होंगे। कौन सी होती है उनकी भाषा? तो वो उनकी ये है, वो अभाषात्मक शब्द उनके होते हैं। अब अपन अपनी भाषा में उसको, बिल्ली जो बोले उसको म्याऊं, अब वो म्याऊं बोलती है, क्या बोलती है, हम अपनी भाषा में उसको मैं आऊं लिखते हैं और मैं आऊं बोलते हैं। लेकिन वो जो भी होता है वो वही वही बोलती है जो भी होता है। अब उसको चाहे इंग्लिश में बोलो तो, और हिंदी में बोलो तो, वो सब इसलिए उसको मैम, अभाषात्मक शब्द कहते हैं, मैम या शब्द फिर ध्वनि को भी अनक्षर कह रूप शब्द सकते हैं ना? कहते हैं। बोलिए। शब्द ध्वनि को भी कह सकते हैं ना? ध्वनि को शब्द नहीं कहते, अभी ध्वनि तो इसमें आएगी जो अभाषात्मक है ना, जो हाँ। ऐसे जो ध्वनि है तो वो अभाषात्मक है। ये ना, मतलब है तो वो शब्द ही, शब्द के ही टाइप है, लेकिन वो भाषात्मक नहीं है, वो अभाषात्मक है। तो ये पहले तो शब्द दो प्रकार के हो गए, भाषा रूप और अभाषा रूप। अब भाषा रूप भी दो प्रकार के हैं, अक्षर रूप और अनक्षर रूप। जो अक्षर रूप हैं वो मनुष्यों के जो बोलने वाले हैं वो अक्षर रूप हैं, और जो पशु पक्षियों वगैरह की है वो अनक्षर रूप भाषा है। यानी भाषा दो प्रकार की हो गई, अक्षर रूप भाषा और अनक्षर रूप भाषा। बच्चा रोता है तो बच्चा रो रहा है तो वही वाली बात, गुजरातियों के बच्चे गुजराती में रोते हैं और अंग्रेजों के बच्चे अंग्रेजी में रोते हैं, कि वो अनक्षर रूप भाषा है उनकी। अब जो अभाषात्मक रूप शब्द हैं वो भी दो प्रकार के हैं, एक प्रायोगिक और एक
स्वाभाविक, इस स्वाभाविक के लिए वैश्रसिक शब्द भी आता है। वैश्रसिक, वैश्रसिक कैसे लिखेंगे आप लोग? जैसे आश्रव वाला सेल्फ ना, वैश्रसिक, ऐसा वैश्रसिक। मैंने बोर्ड नहीं रखा, ध्यान नहीं रहा। तो जो अभाषात्मक शब्द हैं वो दो प्रकार के हैं। प्रायोगिक का मतलब है पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हो, प्रयोग से उत्पन्न हो, प्रयत्न से उत्पन्न हो, वो कहलाते हैं प्रायोगिक। और वैश्व से क्या, यहाँ जो शब्द दिया है वो सरल है, स्वाभाविक, उससे समझ में आ रहा है कि जो नेचुरल शब्द निकल रहे हैं जिसमें किसी, यानी जो कृत्रिम नहीं है, जो कृत्रिम है वो कहला रहे हैं प्रायोगिक। कृत्रिम तो समझ में आता है, मतलब किसी ने किए हैं, किसी के प्रयत्न से हुए हैं, जीव का उसमें कुछ प्रयत्न हुआ है, तो वो कहलाते हैं प्रायोगिक। और जो बिना प्रयत्न के यानी नेचुरल ही जो शब्द निकले हैं वो कहलाते हैं वैश्रसिक। तो ये अभाषा रूप दो प्रकार के हैं, देखिए नीचे, जो पुरुष के प्रयत्न से पैदा होते हैं उन्हें प्रायोगिक अभाषा रूप शब्द कहते हैं। और जो बिना पुरुष के प्रयत्न के मेघ आदि की गर्जना से उत्पन्न होते हैं उन्हें वैश्रसिक, ये यहाँ लिखा ही है, वैश्रसिक यानी स्वाभाविक अभाषा रूप शब्द कहते हैं। ठीक है, ये वैस से में रह बना है, वैश्रसिक। जैसे आश्रव में भी से में रह लगाते हैं, वैसे ही से में रह। तो एक तो जैसे प्रायोगिक शब्द अभाषात्मक, प्रायोगिक का क्या है, ये हमने ये पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हुआ, तो ये जो शब्द निकले ये कौन सी भाषा है? अब ये अभाषात्मक रूप है, लेकिन ये प्रयत्न से उत्पन्न हुआ है। अब जो बादलों की गर्जना है वो किसी आदमी की भी नहीं है, किसी चैतन्य मतलब जीव की भी नहीं है, वो स्वाभाविक है। तो और भी जो पुद्गलों के आपस में रगड़ाने से ये आवाजें आती हैं, इस तरह की जो भी है, तो वो वैश्विक में जाएगी, जो अपने आप आ रही है। और जो कोई जीव कर रहा है, भले ही वो पुद्गल के माध्यम से कर रहा है, लेकिन इसमें पुरुष का प्रयत्न शामिल है, तो वो कहलाएगी प्रायोग। तो ऐसे अब हमने कुर्सी खिसकाई तो शब्द आते हैं कि नहीं? कौन सी भाषा है? हमने कुछ खिसकाया, कुछ रखा, कुछ गिर गया, कुछ गिरा दिया, तो ये शब्द होते हैं, उनमें आवाजें निकलती हैं, तो वो सब अभाषात्मक शब्द हैं। ठीक है, और वो हम अगर कर रहे हैं तो वो प्रायोगिक के अंतर्गत जाएंगे, अपने आप हो रही है तो स्वाभाविक है वैसे के अंतर्गत। जैसे हम कभी डर जाए और डर से जो आवाज निकलता है वो प्रायोगिक है। प्रायोगिक ही है, अपने मतलब पुरुष के निमित्त से निकली है ना, जीव के निमित्त से निकली है, तो वो पर वो प्रायोगिक। पर्पसफुल तो नहीं हुआ, मतलब वो तो पर्पसफुल नहीं है, लेकिन जीव के समझ लो होठ का तालु, गला, ये सब उसमें काम किए हैं, अच्छा। ऐसे नहीं निकली। क्योंकि इसमें क्या, पुरुष के प्रयत्न से, पुरुष के प्रयत्न का मतलब, अब ऐसे तो बिना जैसे धक्का लग गया हमसे किसी चीज पे तो वो गिर गया तो आवाज हुई, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। प्रयोग का मतलब बुद्धिपूर्वक वाला प्रयोग हो अकेला, वो नहीं, बस जिसमें लेकिन किसी का निमित्तपना हुआ है, किसी जीव का, तो वो प्रायोगिक कहलाएगी। और जो पुद्गलों की अपने आप से ही हुई तो वो वैश्विक। अब आवाजें होती, कुछ भी काम हम करेंगे, नहीं घर में बर्तन यूज ले रहे हैं, पानी चला रहे हैं, तो हमने नल खोला है तो पानी की आवाज आ रही है, वो प्रायोगिक होगी, हमने किया है उसको। और एक नेचुरल बारिश हो रही है तो वो पानी की आवाज आ रही है, वो अपने आप आ रही है, तो वो वैश्विक हो जाएगी। ठीक है ना, हमने पानी ऐसे डाला है तो पानी, आवाज आती है कि नहीं पानी की? आवाज आती है, पानी डाल रहे हैं, बर्तन रख रहे हैं, उठा रहे हैं, हर चीज की आवाज आती है। ये बता रहे हैं जो भी शब्द हैं ये सब पौद्गलिक हैं, मतलब पुद्गल तो है ही उसमें, अब उसमें जीव तो निमित्त हो रहा है, जो प्रायोगिक कहा जा रहा है तो जीव उसमें खाली निमित्त हो रहा है, आवाज आ रही है वो एक्चुअल में पुद्गल से ही आ रही है, पुद्गल रूप ही है। बोलिए। आपका नेटवर्क बहुत वीक है।
आपका नेटवर्क वीक है ना, इसलिए नहीं कर पा रहे आप। देखिएगा, जब चालू हो जाए तब बोलिएगा फिर। हाँ हो गया मैम, हो गया। हाँ बोलिए। मैम जो भाषा रूप जो है अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, तो हमारी जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो वो दोनों रूप में होती है, तो यहाँ केवल पशु पक्षियों का लिखा हुआ है ना। दिव्य ध्वनि को अनक्षरात्मक भाषा के अंतर्गत लेते हैं। दिव्य हाँ। ध्वनि जो है, उसको अनक्षरात्मक भाषा, क्योंकि वो ओंकार रूप भी होती है, तो वो कहने में एकाक्षरी कहते हैं, बल्कि अनक्षरात्मक भाषा के अंतर्गत लेते हैं। हाँ, वो यहाँ पशु पक्षियों का लिखा है, इसलिए मैं एक बार बात क्लियर कर लेती हूँ इसलिए। हाँ, दिव्य ध्वनि भी वो अनक्षरात्मक भाषा के अंतर्गत ही है। अनक्षरी निरक्षरी ऐसा कहते हैं ना, वो एकाक्षरी तो ओमकार है, उसलिए उसको एकाक्षरी कहते हैं, अदरवाइज वो निरक्षरी या अनक्षरी कहीं। चलिए, नहीं चालू हो रहा है, नेटवर्क किसका वीक है पता नहीं मुझे, मेरा ही का। आगे बढ़ते हैं, चालू हो जाए तो बोलिएगा आप फिर। इसके बाद में है ये हो गया शब्द। मैम कि जैसे दिव्य ध्वनि तो सर्वांगी से खिड़ती है, तो नहीं, अक्षर का दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो होंठ वगैरह हिलते नहीं है ना। लेकिन दिव्य ध्वनि मुख से ही खिलती है, मतलब उसमें काफी इसके संबंध में चर्चाएं चलती है, और नीले मतलब विद्वानों में इसमें वो चलता है, लेकिन वो मुख से खिड़ती है, इसके भी बहुत प्रमाण है। सर्वांग से खिड़ती है वो केवल इसलिए कहते हैं, सर्वांग से वाणी खिड़ती नहीं, जैसे अपने भी मुख से ही बोलने का काम होता है, पर उनके क्या है, ये होंठ वगैरह हिलते नहीं है, तो जब होंठ वगैरह नहीं हिलते हैं तो ऐसा लगता है सब जगह से आवाज आ रही है। लेकिन वो वाणी खिड़ने का जो स्थान है वो मुख ही है, तो इसलिए अब उसमें ज्यादा अपने को डिस्कशन में नहीं उलझना है। जहां से मिलती है तो कथन की पद्धति है, देखने की तरीका है, तो मुंह से घेरती है कि सर्वांग से घेर, ठीक है। बाकी इस संबंध में कई विद्वानों के कई लेख वगैरह भी हैं, और वो सबके अपने अपने थिंकिंग है, बस अपेक्षा है सोचने की। देखिए, ये हो गया शब्द। इसके बाद है बंध। बंध किसे कहते हैं, कि बंधन बंधना, उसको कहते हैं बंध। जुड़ना मिलना बंधना, वो कहलाता है बंध। तो उस बंध भी दो प्रकार का है। वैसे बंध की परिभाषा उसमें दी है अपने, आप लोगों ने तो कम पढ़ा होगा, पहले तो चलता था लघु सिद्धांत प्रवेशिका, तो उसमें कि जिस संबंध विशेष से दो वस्तुओं में एक पने का ज्ञान हो, उसे बंध कहते हैं। परिभाषा दी है लघु सिद्धांत प्रवेशिका में, कि जिस संबंध विशेष से दो वस्तुओं में एक पने का ज्ञान हो, उसे बंध कहते हैं। तो ये बंध दो प्रकार का है। देखो, अब ये कौन से बंध की बात चल रही है, यहाँ पे पुद्गल की पर्यायों की चर्चा चल रही है। यहाँ वो आश्रव बंध वाला बंध, उसको नहीं समझना। यहाँ पुद्गल की चर्चा चल रही है, तो पुद्गल के गुण बताए थे पीछे वाले सूत्र में, और अब यहाँ उसकी पर्याय बता रहे हैं, स्थूल पर्याय जो विशेष जो है उनको यहाँ बताया जा रहा है। तो ये बंध है वो पुद्गल की पर्याय है। वो भी दो प्रकार का है, एक वैश्विक और दूसरा प्रायोगिक। तो वैश्विक का मतलब वही जो नेचुरल है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वो कहलाता है वैश्विक। और जो किसी पुरुष का मतलब मनुष्य पुरुष नहीं, पुरुष का मतलब जीव, तो उसमें वो कोई भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, तिरंश भी हो सकता है, यथायोग्य जो भी हो, तो जो किसी पुरुष के प्रयत्न से होता है वो प्रायोगिक कहलाता है। देखिए, जो बंध बिना पुरुष के प्रयत्न के स्वयं होता है उसे वैश्विक बंध कहते हैं। सरल है ये चीजें, ऐसे कुछ कठिन नहीं है। जो बंध बिना पुरुष के प्रयत्न के स्वयं होता है उसे वैश्विक बंध कहते हैं। जैसे पुद्गलों के स्निग्ध और रुक्ष गुण के निमित्त से स्वयं ही बादल, बिजली और इंद्रधनुष वगैरह बन जाते हैं,
तो ये जो कभी कभी आप लोगों ने देखा हो, बारिश के दिनों में से बादल से दिखते हैं, और कभी हवा चलती तो बादल चलते हुए दिखते हैं। तो एक बादल का टुकड़ा इधर था, एक इधर था, और फिर वो हवा से चलते चलते वो दोनों मर्ज हो गए। देखा कभी किसी ने ऐसा? ये मिल जाते हैं। तो ये वो पुद्गलों का समूह था बादल, और वो अपने आप उनमें बंद हुआ। किसने धक्का दिया उसको कि तू जाके इधर से मिल उधर से मिल, वो अपने आप मिल जाते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो अपने आप मिल जाती हैं। तो वो है स्वाभाविक बंध या वैश्विक बंध। और कोई दो चीजों को हम मिलाते हैं, हम जोड़ते हैं, चिपकाते हैं, बांधते हैं, तो वो प्रायोगिक बंध कहलाए। ये इंद्रधनुष वगैरह है, ये सब भी, ये क्या है? इंद्रधनुष, इंद्र का धनुष है। ये सब पुद्गलों की ही रचना है। वो वहां के पुद्गल उस तरह से रंग रूप से परिणमित होते हैं। उस समय उनकी इस तरह की योग्यता होती है कि उन परमाणुओं में तो ऐसे 7 कलर रूप से और इस आकार रूप में वो परिणमित हो जाते हैं। तो वो सब आके अपने आप मिल जाते हैं इस तरह के परमाणु, और वो इस तरह की उनकी आकृति बनती है। और बिजली जो है, बिजली जो चमक रही है, तो वो भी सब पुद्गल परमाणु मिलके उसकी जो आवाज हो रही है वो शब्द में जाएगी, स्वाभाविक शब्द में। और वो जो बिजली ऐसा चमकती हुई सी जो दिख रही है, तो वो भी कुछ परमाणु आके मिले हैं। तो वो बंध के अंतर्गत, स्वाभाविक बंध के अंतर्गत होगा। बोलिए चित्रा जी। ये जो पानी की बूंदे आकाश में लटकती है, जब सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, वही रंग पानी की बूंदों में से मिलते हैं, तब वो इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए आगे, पुरुष के प्रयत्न से होने वाला बंध प्रायोगिक बंध है। उसके भी दो भेद हैं। जो प्रायोगिक बंध है उसके भी दो भेद हैं। एक अजीव का बंध और दूसरा जीव और अजीव का बंध। तो अजीव का बंध जैसे लकड़ी और लाख का बंध। लकड़ी में लाख चिपक जाती है, जो पेड़ होता है उसी में वहां लाख बनती है, तो वो उसमें चिपकती है। बहुत सारी चीजें, यानी दो जो पुद्गल पुद्गल आपस में चिपक रहे हैं, तो वो कहलाता है अजीव का बंध। अभी हमको ऐसे मतलब इसके उदाहरण देने की कोई दिन भर यही दिखते रहते हैं हमको कि क्या क्या आपस में चिपकते हैं पुद्गल। अपने आप भी चिपक जाते हैं, रखे रखे पड़े पड़े कुछ चीजें चिपक जाती हैं। कहीं धूप में रख दो गर्मी से, कहीं सर्दी से, इस तरह से। तो जो अपने आप चिपक गई हैं दो अजीब वस्तुएं, दो पुद्गल, तो वो कहलाता है अजीब का बंध। और दूसरा कौन सा है ये प्रायोगिक बंध में? कि जीव और अजीव का बंध। जैसे आत्मा से कर्म और नो कर्म बंध रहे हैं, तो कर्म और नो कर्म बंध रहे हैं, तो उसमें एक तो है जीव, और दूसरा जो कर्म नो कर्म है वो है अजीव। तो ये भी बंद हो रहा है। ये प्रायोगिक है कि वैश्विक है? आत्मा और कर्म नो कर्म का जो बंध है वो प्रायोगिक है कि वैश्विक है? बोलो पारा। अभी प्रायोगिक है, जीव के प्रयत्न से, मोह राग द्वेष के भावों से ही तो बनते हैं कर्म। बहुत अच्छा। जीव के प्रयत्न से, क्या प्रयत्न की जीव पकड़ पकड़ के ला रहा है? कि हाँ ला रहा है जीव अपने भावों के निमित्त से। तो जीव के भावों के प्रयोग के निमित्त से ये उसका प्रयत्न है। यदि जीव मोह राग द्वेष भाव न करे तो ये जो कर्म रूपी पुद्गल हैं ये जीव के साथ नहीं बन सकते हैं। ये जीव के प्रयत्न से बन रहे हैं, इसलिए इसको प्रायोगिक बंध के अंतर्गत ले रहे हैं। लेकिन ये एक इसमें जीव है और दूसरा अजीव है, ये भी एक बंध का टाइप यहाँ पे इसमें लिया है। बोलिए इसको आगे। अपन प्रायोगिक बोलेंगे तो जैसे जीव अनादि से कर्मों से बंध हुआ है, जैसे सोने से मिट्टी साथ है, तो फिर हाँ, तो अनादि से बंध है तो अनादि से मोहराग द्वेष भी तो कर रहा है ना। अनादि से मोहराग द्वेष कर रहा है, इसलिए वो कर्मों से बंध रहा तो है। शुरू से ऐसा हो रहा है ना, कोई ये थोड़ी पहले मोह राग द्वेष किया फिर बंधा, फिर बंधा, फिर मोह राग द्वेष किया, ऐसा थोड़ी है। अनादि में स्टार्टिंग है ही नहीं ना। अनादि कहने में स्टार्टिंग है हाँ, ही नहीं। तो फिर इसको प्रायोगिक ही बोलेंगे। प्रायोगिक ही बोलेंगे, क्योंकि बिना मोहराग्नि भावों के वो पर कर्म बनते स्टार्टिंग हैं। पता नहीं है ना, तो अनादि संबंध स्टार्टिंग हो नहीं गया। पता तो क्या हुआ, लेकिन इससे पता लग रहा है कि जब अलग हुए तो जाना कि अलग थे। भले ही हमें स्टार्टिंग नहीं पता, लेकिन अंत तो पता है। अंत में तो अलग होते हैं, तो अलग होते हैं तो जाना जाता है कि ये अलग थे।
और अलग थे इसका मतलब जीव के प्रयोग से। कैसे बंधे थे कि जीव के मोहराग देश भावों के निमित्त से, उसके प्रयोग से ये बंध रहे थे, इसलिए प्रायोगिक है। बोलिए रेणु जी। मैम जो आप वैश्लेषिक में बताए वो पुद्गल का पुद्गल से बंध, तो वो भी तो जीव के प्रयत्न से भी तो पुद्गल का पुद्गल से बंध होता है, तो वो वैश्लेषिक में आएगा। नहीं, जो जीव के प्रयत्न से हो रहा है वो वैसे में ये ऊपर लिया है ना, प्रायोगिक बंध में लिया है, पुरुष के पुद्गल का प्रयत्न से। पुद्गल से बंध, आप पुद्गल का पुद्गल पुद्गल से देखो, बंध। मैंने एक कागज पे गोंद लगाई, फिर दूसरा कागज उस पे चिपकाया, तो कौन बंधा? मेरा हाथ पुद्गल उससे से चिपका पुद्गल कि बंधा। पुद्गल से पुद्गल बंधा ना। वो प्रायोगिक है हाँ, कि वैसे है? वो तो प्रायोगिक है। तो वो प्रायोगिक ही है। मैंने वैश्लेषिक में लिखा है कि जो पुद्गल से पुद्गल का बंध होता है, वो गलत है क्या? नहीं तो गलत क्यों है? पुद्गल पुद्गल अपने आप भी तो बनते हैं, इतने सारे स्कंद अपने आप बन जाते हैं ना। अभी अपने आप स्कंद बन जाते हैं। बादलों का उदाहरण दिया था कि वो दो तो ये बादल, दोनों, एक तो पुद्गल एक का तो आप अपने आप अपनी बंध उंगली होता है। हटाइए आगे से। हाँ, बोलिए अब। एक तो पुद्गल का अपने आप स्वाभाविक बंद हुआ, वो तो होगा वैश्लेषिक। और हाँ एक पुद्गल का पुद्गल से बंद होता है जीव के, मतलब पुरुषार्थ से, जीव के कारण, तो वो हो जाएगा हाँ प्रायोगिक। हाँ, ऐसे हो जाएगा। ऐसा ही लिया है ना यहाँ, ऐसा ही लिया। ठीक है। देखो, जो पुद्गल बिना किसी जीव के निमित्त के अपने आप मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बंध गए हैं। अपने घर में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अपने आप रखी रखी जुड़ जाती हैं, तो वो होगा वैश्विक। और जिसको हमने प्रयत्न करके जोड़ा है, मिलाया है, किया है, तो वो कहलाएगा प्रायोगिक। जुड़ रहे हैं पुद्गल ही, लेकिन जीव की निमित्तता से जुड़ रहे हैं, तो प्रायोगिक कहलाएगा। और बिना जीव की निमित्तता के अपने आप ही जुड़ गए हैं, तो वो कहलाएगा वैश्विक। और जिसमें एक तरफ तो पुद्गल जुड़ रहा है और दूसरी तरफ उसमें जीव भी जुड़ता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उसमें किसी रूप में, तो वो जीव और अजीव का बंध। ठीक है, वो जीव और अजीव का बंध, जैसे जीव से कर्म बंध रहे हैं। अब उसमें भी अ, बारीकी में जाओ तो किससे क्या बंध रहा है वो अलग है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि जीव से कर्म बंधे हैं, तो वो भी ये प्रायोगिक बंध के अंतर्गत जाए। ठीक है, शब्द हुआ, बंध हुआ। अब सूक्ष्मता और स्थूलता। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब, सूक्ष्म का मतलब है छोटा, अल्प, वो कहलाता है सूक्ष्म। मतलब कि थोड़ा है, छोटा है, उसे बोलेंगे सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्मपना भी दो प्रकार का। अब ये देखो, सबके दो 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 से भेद चल रहे हैं, सामान्य रूप से ऐसा है। तो सूक्ष्मपना दो प्रकार का है, एक तो सबसे सूक्ष्म और दूसरा है अपेक्षिक सूक्ष्म। अब कौन सूक्ष्म है, कौन सूक्ष्म नहीं है, कैसे कहेंगे? तो एक तो जो सबसे सूक्ष्म है, मतलब उससे छोटा कुछ होगा ही नहीं, उसको तो हम सूक्ष्म कह सकते हैं। जैसे सबसे सूक्ष्म में कौन आएगा? परमाणु। उससे छोटा, उससे सूक्ष्म तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब कोई भी चीज है, यहाँ उदाहरण दिया है, सेब से सूक्ष्म आंवला। आंवला सूक्ष्म है कि स्थूल है? सूक्ष्म का अपोजिट स्थूल होता है। तो आंवले के सामने एप्पल होगी तो कहेंगे ये सूक्ष्म है ना। लेकिन आंवले के सामने बेर होगा तो आंवला स्थूल हो जाएगा। तो इसको कह रहे हैं अपेक्षित। किसकी अपेक्षा? आप चार भाई बहन हो और आप सेकंड नंबर के हो। आप बड़े हो कि छोटे हो? अभी तो दोनों बैठी हैं, एक शायद सबसे बड़ी है और एक शायद नहीं, ये सबसे बड़ी नहीं है रेणु जी। ये रेणु जी बड़ी है कि छोटी है? कि बड़ी दीदी की अपेक्षा ये छोटी है, और ये सरिता जी की अपेक्षा से ये बड़ी है। तो ये कहलाएगा अपेक्षिक। ठीक है ना, अपेक्षा। कोई व्यक्ति मोटा है कि पतला है, मोटा है कि पतला है, ये कैसे कहते हैं? ये अपेक्षिक कथन है। किसी की अपेक्षा किसी के सामने देखेंगे तो मोटा दिखेगा, और उसके सामने और पतला कोई आ जाएगा, उससे और कोई मोटा आ जाएगा, तो ये पतला दिखेगा। तो वो अपेक्षा से, वो उदाहरण आपने देखा होगा, एक लाइन खींच दो, ये बड़ी है कि छोटी है? सिंगल लाइन हो तो ये बड़ी है कि छोटी है? उसके सामने आप एक बड़ी लाइन खींचोगे तो ये छोटी हो जाएगी, उसके सामने छोटी लाइन खींचोगे तो ये
बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सरल है चीजें। तो सूक्ष्मपना दो प्रकार का है, तो उसमें सबसे सूक्ष्म है वो परमाणु, और दूसरा है अपेक्षिक सूक्ष्म। उसमें जैसे सेब से सूक्ष्म आंवला, आंवले से सूक्ष्म बेर, इसी तरह से स्थूलपना भी दो प्रकार का है। स्थूल मतलब बड़ा, सबसे अधिक स्थूल जैसे समस्त जगत में व्याप्त महास्कंद, और दूसरा अपेक्षिक स्थूल जैसे बेर से स्थूल आंवला और आंवला से स्थूल सेब। देखो ये सबसे अधिक स्थूल में लिया है कि पूरे जगत में व्याप्त एक महास्कंद है। एक महास्कंद है, यानी जितने जो अ, समझ लीजिए अकृत्रिम रचनाएं हैं, तो वो सब आपस में इस तरह से कि उनके बीच में कनेक्शन है, ऐसा परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, वो कहलाता है एक पूरे जगत में एक महास्कंद व्याप्त है। तो वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। और फिर उस अब बाकी अपन देखो तो वही अपेक्षिक है कि बड़ा है कि छोटा है। कुछ भी चीज अपन नई लेंगे, गाड़ी खरीदी, तो ये बड़ी है कि छोटी है, या वो आपके पास पहले कौन सी थी या किसी और के पास कौन सी है, उससे आप साइज देखो तो ये बड़ी है कि छोटी है, तो समझ में आए। तो अपेक्षिक होते हैं। अब आगे है संस्थान। संस्थान का मतलब होता है आकार। संस्थान यानी आकार, वो आकार भी दो प्रकार का है। एक इत्थम लक्षण संस्थान और एक अनित्थम लक्षण संस्थान। इत्थम लक्षण यानी कि जिसका लक्षण कहा जा सकता है, निश्चित है, वो कहलाता है इत्थम लक्षण। और जिसका आकार या लक्षण निश्चित नहीं है, वो कहलाता है अनित्थम लक्षण संस्थान। जैसे कि यहाँ दिया है गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा आदि आकारों को इत्थम लक्षण संस्थान कहते हैं, क्योंकि उन्हें कहा जा सकता है। जैसे कि अब ये है, ये आकार क्या कहेंगे इसका, ये गोल है हम कह सकते हैं ना, ये हमको पता है ये गोल है। ये है, इसको क्या कहेंगे कि ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, इसे कह सकते हैं। अब ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है, इसको बताओ ये कौन सा आकार है, दिख रहा है यहाँ से टेढ़ा है। अब इसका आकार बताओ, तो हम कह नहीं सकते। वो अमीबा होता है, कल ये अमीबा कह रहे थे ना, वो अमीबा का आकार बताओ। कोशिका, कोशिका कह रहे थे कल ये, तो उसका आकार बताओ। तो जिसके आकार को हम, भाई कोई पांच, मतलब पांच कोण वाला हो, कोई छह कोण वाला हो, कोई आठ कोण वाला हो, तो हम उसको नाम दे सकते हैं। चार कोण वाला है तो चौकोर है कि आयत है कि त्रिकोण है, वो हम नाम दे सकते हैं। गोल हो कि ओवल हो, वो हम नाम दे सकते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी शेप है कि हम कह ही नहीं सकते क्या है, तो उसको कहेंगे अनित्थम लक्षण। आकार तो है लेकिन हम उसका लक्षण कह नहीं सकते कि कौन सा है, तो वो अनित्थम लक्षण संस्थान कहलाएगा। तो गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा आदि आकारों को इत्थम लक्षण संस्थान कहते हैं, क्योंकि उन्हें कहा जा सकता है। और जिस आकार को कह सकना शक्य न हो, जैसे बादलों में अनेक प्रकार के आकार बनते बिगड़ते रहते हैं, उन्हें अनित्थम लक्षण संस्थान कहते हैं। ठीक है, सरल है। आगे अब है संस्थान के बाद में भेद। भेद का मतलब क्या है कि एक वस्तु, बोलिए कुछ कह रहे हैं। मैम हम ये कह रहे थे, इससे ऐसे कह सकते हैं इत्थम को निश्चित आकार और अनित्यम को अनिश्चित आकार। हाँ, जो निश्चित है, जिसे कहा जा सकता है, वो हम्म, इत्थम लक्षण है। मतलब जिसको हम नाम देके बता सकते हैं कि ये है इसका आकार। ये चौक। और जिसको हम नाम नहीं दे सकते कौन सा आकार है, तो वो अनित्थम लक्षण है। और फिर जिसके चेंज भी होते रहते हैं, आकार बदलते भी रहते हैं, बादलों के हैं आकार बदलते रहते हैं, कह नहीं सकते उनको बादल कौन से आकार का होता है। ये एक अपन ने ऐसे 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 करके एक शेप बना रखी है, ड्राइंग बनानी हो तो, लेकिन ऐसा कोई निश्चित तो नहीं कि बादल ऐसे 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 ही होंगे, वो अनित्थम लक्षण है। भेद किसे कहते हैं कि एक वस्तु के अलग अलग खंड करना, उसे भेद कहते हैं। भेद यानी खंड, अलग होना, भेद करना। तो किसी वस्तु के अलग अलग खंड करने को भेद कहते हैं। अब ये भेद छह प्रकार का है। देखिए चीजें तो सरल है, वो उनके नाम समझ लो, अपने को जैसे पता नहीं है तो यहाँ उनके नाम भी बता रहे हैं। सबसे पहला कह रहे हैं उत्कर। उत्कर किसे कहते हैं कि आरा या लकड़ी से, लकड़ी चीरने पर
ये जो बुरादा निकलता है, यहाँ पे इसको लिखा है जो बुरादा निकलता है, लेकिन इसको वैसे आरे से लकड़ी चीरना, काटना, फाड़ना, ये जो अलग हुआ उसको उत्कर कहते हैं, ऐसा दिया है टीका में, जो मूल में टीका है कि आरा से लकड़ी को चीरना, फाड़ना, मतलब लकड़ी को अलग कर दिया ना, भेद किया, दो टुकड़े कर दिए उसके, तो वो कहलाएगा उत्कर। या ऐसा भी ले सकते हैं, अगर ये बुरादा वाली चीज है तो आरा से लकड़ी को चीरने पर वो थोड़ा ऐसा लकड़ी के लच्छे लच्छे टाइप के से ऐसा निकलते ना, बुरादा वाले नहीं, क्या बोलेंगे उसको, मतलब कुछ ऐसा निकलता है ना, लकड़ी के ही थोड़े से, समझ गए ना आप लोग? बस समझ गए तो ठीक है, और क्या करना है? मैम बोलिए। इसमें छाबड़ा की किस में भी लिखा है लकड़ी का बुरादा बस। नहीं, मैंने उसमें से देखा है, एक तो कल्पना दीदी उसे वाली है। चेली भी बोलते हैं बहुत जगह, हम्म। चेली भी बोलते हैं बहुत जगह, जो सिगड़ी उड़ी जलाने के लिए चेली डाल देते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेती है। हाँ, या अपने मंदिरों में जैसे चढ़ाने के लिए वो बारीक धूप के रूप में चढ़ाने के लिए वो बुरादा यूज नहीं लेते, तो वो लकड़ी के ऐसे जो निकलते हैं ना, हाँ हाँ। वो बोलो पारुल। भाभी आपने इसको पहले करेक्शन करवाया था, उसमें बुक में लिखवाया था किसी चीज को फाड़ना, उसकी मतलब टुकड़े बड़े बड़े टुकड़े करना। हाँ, वही वही मैं कह रही हूँ, तो वो मैंने शायद वो सरवार सिद्धि में से ही देख के, और अभी ये कल्पना दी वाली में से देख के ही किया हुआ है, तो पर इन्होंने भी जो लिखा है वो कहीं ना कहीं से लिखा होगा, तो दोनों तरह से अपन समझ लें, उसमें कोई इतनी बड़ी नहीं है कि भेद का मतलब जो लकड़ी को चीरे टुकड़े किए वो भी भेद है, और या फिर उसका वो जो निकल रहा है, इस मतलब इतना लेना है कि उसको एकदम पाउडर वाला बुरादा नहीं लेना है, लकड़ी को चीर के जो बुरादा निकलता है जो लिखा है ना, क्योंकि वो आगे चूर्ण वगैरह आगे लिया है, तो ये भेद के भी टाइप अलग अलग टाइप के बता रहे हैं, तो इसको उत्कर में बड़ा बड़ा भी टुकड़ा भी ले सकते हैं, तो जो बड़े बड़े टुकड़े किए हमने वो भेद हुआ, उत्कर हुआ। फिर इसके बाद में गेहूं जो आदि अनाजों के आटा उसको बोलेंगे चूर्ण, हम जिसे आटा बोल रहे हैं, चूर्ण वर्ड अपन मेनली दवाइयों के लिए यूज में लेते हैं, इसका चूर्ण उसका चूर्ण औषधालय से ला रहे हैं, पर है तो वो भी आटा जैसी ही, मतलब बिल्कुल बारीक जो पिसा हुआ है उसको बोलेंगे चूर्ण, जो एकदम बारीक पिसा हुआ है उसे आटे जैसा उसे बोलेंगे चूर्ण, और जो अलग किए टुकड़े रूप में किया, चूर्ण नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा चूड़ा नहीं हुआ, वो उत्कर। घड़े के टुकड़ों को खंड कहते हैं, तो ये घड़े वगैरह के टुकड़े हो गए तो उसको खंड, मतलब अभी नाम है अलग अलग तरह के, हो तो रहे हैं वो भेद, घड़े को तोड़ा तो वो जो अब उसको ठीकरा बोलेंगे, मतलब नाम अलग अलग रख देते हैं ना अपन, तो ऐसे उसको खंड कह रहे हैं। आटे का गेहूं को पीसा तो उसको खंड नहीं बोलेंगे, गेहूं को पीसा तो उसको उत्कर नहीं बोलेंगे, उसको चूर्ण बोलेंगे, आटा बोलेंगे, तो ये नाम है उनकी। फिर उड़द मूंग की दाल के छिलकों को, यहाँ भी छिलकों को नहीं होगा, दाल के दो टुकड़ों को चूर्णिका कहते हैं, जो उड़द वगैरह की मतलब मसूर है, उड़द वगैरह वगैरह के, मतलब ये दाल रूप जो किया ना, दाल के नहीं, ये उड़द वगैरह के दो टुकड़े करना जिसे हम दाल कह रहे हैं, तो उसको चूर्णिका बोलेंगे। साबुत उड़द होता है, साबुत मूंग होता है, साबुत चना होता है, फिर उसके दो टुकड़े कर करके दाल बनी जाती है, तो उसको बोलेंगे चूर्णिका। फिर है मेघ वगैरह के पटल का नाम प्रतर है, जैसे परत निकालते हैं ना, प्रतर का मतलब है परत, जैसे अभ्रक में परत होती है तो एक एक परत खोल खोल के निकाल रहे हैं, तो वो भेद हो रहा है उसका। अभ्रक समझते हैं, किया है कभी बचपन में? नहीं खेले अभ्रक से? उसकी एक एक लेयर निकालते हैं ऐसा, तो वो उसको प्रतर बोल रहे हैं, तो वो भी उसको भेद किया जा रहा है अलग। ठीक है, अब मैं और उसे उदाहरण नहीं देना चाहती हूँ अभक्ष्य चीजों के, उसमें भी होते हैं सब, समझ गए हैं सब? आगे, अणुचटन,
लोहे को गर्म करके पीटने पर जो फुलिंगे निकलती हैं उन्हें अनुचटन कहते हैं। वो जो चिंगारियां जिसे अपन बोलते हैं, तो वो अनुचटन, तो वो भी ये सब उसमें से निकल रही हैं, ये पौद्गलिक हैं। देखना क्या है कि जहां जो भेद हो रहा है, अगर ये भेद हो रहा है, कुछ चूरन बन रहा है कि कुछ टुकड़े हो रहे हैं, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। अब यहाँ इस तरह से बता रहे हैं कि जिसमें आकार दिख रहा है, जिसको कह पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, जिसमें कोई छोटा है कि बड़ा है, ये जो जो भी चीजें हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय है, ये सब पुद्गल की अवस्था है। इन सब में एक चीज सामान्य क्या है? ये पुद्गल। ये अलग अलग टाइप्स तो बता रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है। अब है आगे, अंधकार को तम कहते हैं। अब इस तम के भेद वेद नहीं है। तम यानी अंधकार, या दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रकाश का अपोजिट है उसे अंधकार कहते हैं। अंधकार किसे कहते हैं? अंधेरा किसे कहते हैं? कि जो प्रकाश नहीं है, प्रकाश का जो विरोधी है, उसे अंधकार कहते हैं। कल अपन ने देखा था अंधकार भी दिखता है, और जो दिखता है वो सब क्या होता है? उद्गल होता है। इसलिए अंधकार भी उद्गल है, दिखाई देता है ना आंखों से। आंखों से अंधेरा दिखता है कि नहीं? आज रात को चेक कर लेना, ठीक है? 1 मिनट ही पूरा कर लूं रेनू जी, फिर करते हैं, समय अपना हो रहा है फिर। फिर है छाया। छाया किसे कहते हैं? कि जो प्रकाश को ढकती है उसे छाया कहते हैं। छाया कब पड़ती से, लाइट हो उसमें थोड़ा सा ढके तो वो उसकी फिर परछाई बनती है। जो प्रकाश को आवरण करती है उसे छाया कहते हैं। तो परछाई को भी छाया कहते हैं। तो ये छाया 2 प्रकार की है, कि एक तो जिस वस्तु की छाया हो उसका रूप रंग ज्यों का त्यों उसमें आ जाए। जैसे दर्पण में मुख का रूप रंग वगैरह ज्यों का त्यों आ जाता है। दर्पण में क्या बन रहा है? मुख की छाया बन रही है, लेकिन वो छाया एज इट इज आती है। कैमरे में क्या बन रहा है? ये आप लोगों की या मेरी आपको दिख रही है, आपकी मुझे दिख रही है, ये क्या है? ये छाया, ये एज इट इज आ गई है। ये एक तो ये भी छाया है। और दूसरा है प्रतिबिंबित एक तो है कैमरे वाली फोटो, और एक है एक्सरे वाली फोटो। तो एक्सरे में प्रतिबिंब मात्र है, और जो कैमरे वाली फोटो है वो एज इट इज रूप रंग पूरा कलर सहित वैसा का वैसा आ रहा है। तो ये परछाई जो है, परछाई है वो एक्सरे जैसी फोटो है, उसमें केवल आकार आता है। और जो दर्पण में देख रहे हैं वो पूरा कैमरे की जैसा, जैसा कलर वगैरह जो भी है वो सब वैसा दिखाई देता है। पर वो दोनों ही छाया है। और ये क्या है, अब ये समझ में आना, दर्पण देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है? दर्पण में कौन दिखता है? दर्पण में जो दिखता है वो पुद्गल होता है। मैं दर्पण में नहीं देखता। और दर्पण देखते समय फिर ये ध्यान, ये याद आना चाहिए कि चेतन अपनो रूप निहारो। ये किसका रूप देख रहे हैं? ये दर्पण में किसका रूप देख रहे हैं? जो दर्पण में दिख रहा है वो मेरा रूप ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। तो अपना रूप क्या है? वो देखने की प्रेरणा हमें दर्पण देता है। और अपना रूप देखने का दर्पण कौन है? अपना रूप दिखाने वाले दर्पण कौन है? मेरा चैतन्य रूप दिखाने वाले दर्पण सम प्रभु आदि प्रभु। ये जो भगवान विराजमान है मंदिर में, जिनेंद्र परमात्मा, वो हमें अपना रूप दिखाने वाले वो दर्पण है। ये तो जड़ का रूप दिखाने वाला दर्पण है, इसमें चैतन्य दिखता है। ये जो दर्पण है, देखिए, तो ये हो गया छाया। फिर इसके बाद में है सूर्य के प्रकाश के आतप को, सूर्य के प्रकाश को आतप या धूप कहते हैं। आतप जो सूर्य का प्रकाश है वो भी पौद्गलिक है। जो धूप है वो पौद्गलिक है। जो गर्मी आ रही है, ताप आ रहा है, वो पौद्गलिक है। और फिर है उद्योत। चंद्रमा वगैरह के शीतल प्रकाश को उद्योत कहते हैं। चंद्रमा की चांदनी में थोड़ी शीतलता लगती है, ठंडक लगती है, वो भी पौद्गलिक है। ये सब पुद्गल की ही पर्याय हैं। ध्यान रहे, अणु पुद्गल द्रव्य है और स्कंद पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है। स्पर्श रस गंध और वर्ण ये पुद्गल द्रव्य के गुण हैं।
और शब्द बंध सूक्ष्मत्व आदि स्कंद रूप पर्यायों के प्रकार हैं। ये 2 लाइनें हैं, थोड़ी इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जो असमान जाति द्रव्य पर्याय जो कहा है शब्द, कल करेंगे इसकी चर्चा, और फिर पुद्गल के भेदों की भी चर्चा साथ में। मैम प्रतर का क्या, मेघ माने समझ में नहीं आई बात थोड़ी सी। प्रतर, प्रतर का मतलब है जो लेयर्स हैं, तो वो लेयर्स भी अलग होती है ना, तो वो भेद, यहाँ भेद को बता रहे हैं ना, भेद के प्रकार में प्रतर को लिया है। प्रतर भी अच्छा तो भेद करता है, प्रतर का अर्थ वो भी करो आप, जो पटल प्रतर कहते हैं ना, नरक में कितने प्रतर हैं, पटल, तो वो भी पहले पटल, नरक के भेद कर रहे हैं ना, कितने हैं पहले नरक पर, बोलो। पहले नरक में 13। 13, तो पहले नरक के 13 भेद कर दिए ना उसने, प्रतर, प्रतर ने, तो भेद का अच्छा, ही टाइप है प्रतर, लेयर, तो लेयर है वो, उसका भेद कर रहा है। तो इसमें मेघ, मेघ का लिखा, तो मेघ का ऐसे होता है क्या प्रतर मेघ का? अब होते होंगे ना कुछ चीजें, अब यहाँ लिखी है आगम से, मान लेना हर चीज की अपने को इतनी, मान लो वो वाली अपने को नॉलेज नहीं, तो अपने को जो नॉलेज है अपन तो उससे समझ लो। अब मेघ में भी पटल लेयर्स होती होंगी ना ऊपर, आकाश में, मतलब बादलों की लेयर्स होती है ना, जैसे एरोप्लेन कौन सी लेयर पे चलता है ऊपर, फ्लाइट, वो सब लेयर्स उसमें होती हैं। वो लेयर्स, ये अपनी वो भी आती है ना, कौन कौन से ओजोन की है, और ये गैसेस वगैरह की, उसको ले सकते हैं लेयर्स। प्रतर का मतलब है लेयर। चलिए, और किसी को प्रश्न कोई? नहीं? जिनवाणी की। मैं बोलूं जिनवानी स्तुति? हम्म। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी।